MNT न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नागपुर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया का प्रशिक्षण शिविर 3 दिन से यहाँ चल रहा है। आज का आखिरी दिन है और देश भर से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जो साथी विधानसभा चुनाव में विधायकी के लिए खड़े हुए थे, वो लोग भी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव हमने देखे। इन 5 राज्यों के चुनाव में PPID ने जो प्रदर्शन किया है वो एक सराहनीय उनका एक कार्य रहा है। और पिछले MNT के वीडियो में मैंने इस विधानसभा चुनाव की जो समीक्षा हम लोगों ने करी थी, तो उसमें मैंने ये बात हमने पाई थी कि ये जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो है, ये एक गेम चेंजर के रूप में आने वाले समय में आने वाली है, ऐसा उस विश्लेषण के माध्यम से पता चला है। एक अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इनके द्वारा किया गया और इस 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत नागपुर में यहाँ पर ऑल इंडिया का उनका ट्रेनिंग आयोजित किया गया। ये क्या ट्रेनिंग है, क्या ट्रेनिंग करके यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे, यहाँ पर मेरे साथ ऑल इंडिया से आए हुए कई राज्यों के यहाँ पर कार्यकर्ता प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है ये PPI की रणनीति क्या है और आने वाले समय में उनका क्या मतलब स्थिति रहेगी या क्या कदम रहने वाला इस राजनीति में। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं हरीश मौर्य हूँ, उत्तराखंड उधम सिंह नगर से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रहा है तो किस बात का ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ? ये जो ट्रेनिंग चल रहा है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का, इसमें जो हम लोगों ने चुनाव लड़ी तो उसका हमारा कैसा प्रदर्शन रहा और आगे की हमारी पार्टी की रणनीति कैसी रहेगी, ये उसको लेकर ट्रेनिंग रहा। और जिसमें कुछ चीज़ें हम लोगों के हमारे जो सीनियर केंद्र के लोग हैं और जो साथी हैं, तो उसको सिखाने के लिए और उन्हें डेवलप करने के लिए और नई चीज़ें, कुछ पॉलिटिक्स में हमारी नई पार्टी है तो उसके लिए कुछ नई चीज़ें हमें इनबिल्ड करने के लिए हम लोगों के लिए ट्रेनिंग चल रही है। कब से जुड़े इस राजनीति के साथ आप? जब से पार्टी बनी जनवरी फरवरी 2018 से हम उस लगातार जुड़े हुए। पार्टी बनी तभी से आप जुड़े हैं? अच्छा, पहले कोई आपका मतलब बैकग्राउंड है राजनीति का? हाँ है। इससे पहले मैं जागृति संघ था, उसका युवा प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ और 2008 में महानदल बना जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था और उसमें मैं जिला अध्यक्ष रामपुर से रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिला रामपुर। जनरल ये देखा जाता है कि जो बहुजन समाज की जो राजनीतिक दल है उनकी खास करके कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। इस ट्रेनिंग में आप आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि ये जो लड़ाई है वो विचारधारा की, आइडियोलॉजी की लड़ाई है और ये हमारे पुरखों की लड़ाई है, क्योंकि इस समय जो 15% के जो लोग बैठे हुए हैं, बहुजनों का अधिकार छीने हुए हैं, ये उसकी लड़ाई है, उनके सम्मान की लड़ाई है, उनकी शिक्षा की लड़ाई है, उनके अधिकारों की लड़ाई है। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक भारत का एक पहला राजनीतिक दल है जो उसकी इस सम्मान की, मूल्यवासियों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जी जी। दूसरे साथी हमारे साथ है, कहाँ से आए सर? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं बोकारो झारखंड से हूँ। अच्छा, क्या राजनीति चलाने वाले लोगों के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा लगता है? जी, मुझे लगता है कि आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुजन समाज के लिए क्या वर्तमान में जो सरकारें हैं अभी या इसके पिछले में जो भी सरकारें रही हैं, उन्होंने क्या बहुजन समाज के लिए कितने क्या कार्य किए हैं या जिनसे हमें हज़ारों सालों से जो वंचित रखा गया है, उसे हमें यहाँ पर आने पर जानकारी मिलती है, बहुत ही सटीक जानकारी मिलती है। तो ट्रेनिंग से राजनीति मतलब अच्छी चलाई जा सकती है? बहुत ही अच्छी चलाई जा सकती है। अच्छा, जो अभी राजनीति की जो मतलब जो हालत खस्ता हो रही है बहुजन समाज की, जो हम देख रहे हैं, मूल निवासी बहुजन समाज के जो नेता है, आज ये चुनाव में हम देखेंगे कि 5 राज्यों के चुनाव हम देख रहे हैं तो पूरी तरीके से पार्टियां धराशायी हो चुकी है। तो ये ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है या और कोई कारण है? जी, ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से भी है और ट्रेनिंग में हमें ये सब जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है और जिससे हमें हमारे जैसे एजुकेशन हो, नौकरी हो, हर चीज़ में जैसे हमें मतलब पीछे ही धकेला जा रहा है। जैसे कॉलेजियम सिस्टम को जैसे लागू किया जा रहा है देश में, संविधान बदलने की बात की जा रही है, तो इस सब चीज़ों की जानकारी हमें ये ट्रेनिंग के ही माध्यम से मिलती है। क्योंकि मीडिया जो है वो हमें हमारे चीज़ों को दिखाते नहीं है। जो सरकार में, वर्तमान सरकार में जो बैठे हुए हैं उन्हीं के बारे में, और वो अपने ही चीज़ों के मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। तो हमें ये ट्रेनिंग के माध्यम से इस सब चीज़ को जानकारी मिलती है। इसके लिए बहुजन समाज को ट्रेनिंग के लिए और इस तरह का राजनीतिक दल में अगर ट्रेनिंग हो रही है तो उसमें आना और शिरकत करना, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और भी कई साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं सर आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिचंद है और मैं हरियाणा से इधर नागपुर में जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है उसकी ट्रेनिंग के लिए इधर आया हूँ। ये आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक,
ये तो खास मतलब कोई सीट तो नहीं आई, लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा। तो क्या देख रहे हैं आपका के पार्टी के माध्यम से राजनीति जो आप करने वाले आने वाले समय में, क्या मतलब एक तो ये स्थिति आपको पार्टी क्यों बनानी पड़ी? बहुत सारी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज की राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी में ऐसी क्या विशेषता है और क्या आप आने वाले समय में करना चाहते हैं? पार्टी का जो सोचना है वो ये है कि बाबा साहब ने भी बोला है कि मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन राजनीति मेरे लिए एक औजार है। और मैं आप लोगों को, इस देश के जो मूल निवासी हैं, ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उनको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ। उनका सीधा सीधा इशारा था कि यदि देश में किसी को चलाने की कोई व्यवस्था है तो वो भारतीय संविधान होता है। उस देश को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर डाली जाती है, जो चुन करके जाते हैं, प्रतिनिधित्व बन करके जाते हैं, वो समाज के लिए उनके जीवन में सुधार हो, उनका कल्याण हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण संविधान में दिया गया है, कानून बनाए गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रतिनिधित्व चुन करके जाते हैं वो समाज कल्याण की बात नहीं करते, और जो कल्याणकारी स्टेट होती है वो जो लोग उधर जाते हैं वो सबसे पहले, क्योंकि इधर कास्टिज्म है, जातिवाद है, और जातिवाद के आधार पर सबसे पहले वो अपनी जाति का भला करना चाहते हैं और अपनी जाति के साथ साथ अपना परिवार डेवलप हो, इस व्यवस्था का वो निर्माण करते हैं। और ये आपकी पार्टी क्या मतलब क्या बदलाव लाना चाहती है, ये हमको बताइए। हमारी पार्टी जो है एक आंदोलन है, और उस आंदोलन के आधार पर इस देश की जो नियंत्रण व्यवस्था है उस पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं। और वो नियंत्रण इसलिए करना चाहते हैं कि ये बड़ा देश अलबेला है। एक ऐसी व्यवस्था इस देश में है कि इस देश का 92% लोग, 8% लोगों की कठपुतली बनी हुई है। इसको हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो 8% लोग हैं, जो इतिहास से मिलता है कि वो लोग जो हैं विदेशी लोग हैं और बाहर से आए हुए लोग हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि जिस देश के मूल निवासी लोग होते हैं, शासन भी उनके ही हाथ में होना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, गांधी जी को एक जवाब दिया था बाबा साहब ने कि आपने उस जाति में जन्म लिया है जिस जाति से आपका संबंध नहीं है। मेरे पैर में कांटा चुभा है, दर्द मुझे होता है, आपको उस दर्द का क्या एहसास? इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि अगर इस नियंत्रण पर आप देखेंगे कि सारे जो बहुजन समाज की विचारधारा की पार्टियां ध्वस्त हो चुकी है, उनका कोई अभी अस्तित्व नहीं रहा। तो कैसे मान रहे हैं कि आपकी पार्टी जो आइडियोलॉजिकल राजनीति करना चाहती है तो वो स्टैंड कर पाएगी? क्या उसका आधार है? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जो आधार है, जैसा आप देखते हैं कि गौतम बुद्धा का जो सिद्धांत था कि जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? इतिहास के पन्नों से मिलेगा, उसकी स्टडी करनी चाहिए। और उसका जो नारा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो हमारे समाज की, जैसा हम बोलते हैं, हम उनको अपने समाज की पार्टियां नहीं मानते, क्योंकि उनकी जो विचारधारा रही, जब तक वो ये ट्रेनिंग के रूप में आगे बढ़े तब तक उन्होंने जो है समाज का काम किया। लेकिन जैसे ही विचारधारा से बढ़ी, अभी हरियाणा का मैं उदाहरण देता हूं, उन्होंने बोला कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम करेंगे। और ये हमारे जो आप बोल रहे हैं कि हमारी पार्टियां रही हैं, उन्होंने ये नारा दिया, किसी भी देश में सर्वजन हिताय की व्यवस्था नहीं होती है और हर लोग सुखी भी नहीं होते हैं। हमेशा जो भी व्यवस्था होती है वो वहाँ की जो मेजॉरिटी होती है उसके आधार पर जो है निर्माण होता है। बाबा साहब ने भी अपनी 40 साल की बेशकीमती व्यवस्था में जो सामाजिक व्यवस्था है उसका निर्माण किया है। राजनीतिक ये जो आइडियोलॉजी की राजनीति है, विचारधारा की राजनीति है, वापस से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कार्यकर्ता ये पार्टी करना चाहती है। और भी है साथी हमारे साथ। प्लीज़, क्या नाम है सर आपका? जगत बहादुर यादव। कहाँ से आए? इलाहाबाद से। अभी ये देखेंगे कि ये 5 राज्यों की चुनाव है, जो रिज़ल्ट हमारे सामने है, और एक तरीके से पूरा मतलब देश में जो परिणाम आए हैं उसका जो असर हुआ है वो एक तरीके से नकारात्मक असर उसका आया है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर एक राजनीति के रूप में आ रहे हैं। पंजाब उन्होंने कैप्चर कर लिया है और बाबा साहब का नाम लगातार उछाल करके मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मतलब पार्टियाँ है, कांग्रेस है, भाजपा है और अभी आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो क्या ये बहुजन समाज को न्याय दे पाएगी? क्योंकि कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपसे जुड़ना चाहिए, बाबा साहब के लिए वो काम कर रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर जो काम करता है वो अपने समाज को आगे ले जाता है। लेकिन जितनी भी पार्टियां हैं इस समय मौजूद, PPID को छोड़ करके, वो किसी की भी विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर नहीं है।
वो संविधान की बात तो करते हैं लेकिन संविधान पर काम नहीं करते। एक सांपनाथ गया, एक नागनाथ आया, एक अजगरनाथ तैयार कर रहे हैं लोग। सांपनाथ और नागनाथ की बात तो बीएसपी भी कर रही थी और बहुजन की भी बात कर रही थी, तो वो भी नहीं टिक पाई है। हाँ, नहीं टिक पाएगी, इसलिए नहीं टिक पाएगी, वो आइडियोलॉजी पर नहीं रही ना, वो तो शंख बजाने लगी ना। क्या आइडियोलॉजी क्या है? हम जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर काम करेंगे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जो हमारे संविधान का मूल मंत्र है उस पर काम करेंगे। हमारा पार्टी का लोकतांत्रिक स्वरूप बात तो उन्होंने भी कही थी। उनका पार्टी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है, वंशवाद व्यक्तिवाद पर आधारित है। अच्छा, इसलिए वो अपने को उठाने के लिए समाज को बेचने का काम करते हैं। और हमारे जो अगुआ थे, जो महापुरुष थे, अपने को गोली खा समाज को उठाने का काम किया। ये अंतर है। ये जो प्रशिक्षण हम लोग लेने आए हैं इसी के लिए आए हैं कि अपने को मिटाकर समाज को उठाने का काम करें। क्या क्या चीज़ें आपने सीखी है यहाँ पर? अभी यहाँ पर हमने सीखा कि हम लोकतंत्रात्मक स्वरूप को कैसे स्थापित करें, कैसे हम अपनी व्यवस्था को परिवर्तन कर पाएंगे, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, हमको कहाँ से ज्ञान लेना चाहिए, हमको अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलना चाहिए। अगर विचारधारा पर नहीं चलेंगे तो वही हरस हमारा होगा जो अन्य पार्टियों का हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन एक हम देखेंगे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव जो जिस प्रकार से हो रहे हैं तो जनता विकास के और अपने प्रगति के मुद्दे पर वोट नहीं दे रही है। और देख रहे हैं कि जो पार्टी जैसे भाजपा है ये विकास की राजनीति कर नहीं रही है। जब से वो आई है बात की थी, लेकिन अभी दूसरे चुनाव में भी उन्होंने कोई विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा, 5 राज्यों के मुद्दे पे विकास पे चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो चुन करके सत्ता में आ गए हैं। तो क्या जनता ही नहीं चाहती है कि विकास हो या चाहती है? जनता को प्रशिक्षित नहीं किया गया। जनता को अब हम लोग प्रशिक्षित देने का काम कर रहे हैं। जनता को जब ये समझ में आ जाएगा कि अधिकार क्या है, हमको राइट क्या दिया गया संविधान में, वो तो कहता है कि हनुमान और राम दे रहे हैं। हम तो कहते हैं ना राम ने दिया है ना हनुमान ने दिया है, जो कुछ मिला हमको संविधान ने दिया है। ये संविधान तो बदलने की बात हो रही है। बीजेपी के कई सारे लोग बोल रहे हैं हम भारत का संविधान बदलने के लिए आए हैं। हमारे चाटुकार दलाल जो उल्लू बैठ गए हैं उनके सहारे पर हो रहा ना। हमारे ही लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो नहीं काम कर रहा है। हमारे ही लोगों ने कहा 10% आरक्षण होना चाहिए, हमारे ही लोगों ने सुप्रीम नेताओं ने कहा कि 15% आरक्षण होना चाहिए। हमारे ही नेताओं ने कंपनियों को बेचने का काम किया, उनको रास्ता दिया। ये अंतर है। सुप्रीमोवाद का आपने जिक्र किया है। देश भर में आप किसी पार्टी को उठाकर देख लीजिए, हर पार्टी में उसका नेता सुप्रीमो बना हुआ है। तो इतने बड़े चैलेंज को आप कैसे टैकल कर पाएंगे? उस पार्टी में सुप्रीमो नहीं है। सुप्रीमो का मतलब है मैं, सुप्रीमो का मतलब मैं। लेकिन अन्य पार्टियों में देखें तो मैं स्थिति जहां है वो नष्ट होती जा रहे हैं। चाहे बिहार देख ले, चाहे पार्टी में आप ये क्या गारंटी है कि आपके पार्टी में सुप्रीमो पैदा नहीं होगा? इसे क्या गारंटी है? नहीं पैदा होगा कि हमारे संविधान मैनिफेस्टो में है कि कोई भी व्यक्ति 2 साल से आगे पद पर नहीं रहेगा। जब व्यक्ति की पूजा होने लगती है तो दिमाग पर ताला लग जाता है। व्यक्ति की पूजा, दिमाग पर ताला। इसलिए हम जो है सुप्रीमोवाद के पीछे टहलने लगते हैं, हम अपनी विचारधारा को भूल जाते हैं। वही कहा ना कि अपने को उठाता है वो। तो नेता के बगैर तो राजनीति चलती नहीं है। देश भर में आप जनता में भी जाए, मैं भी घूमता रहता हूँ, तो लोग कहते हैं कि नेता के बगैर राजनीति चलती नहीं है। और 2 साल में अगर आप अपना नेता बदल रहे हैं तो जनता कैसे विश्वास करेगी? कहाँ से आए आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार, मैं राज्य अध्यक्ष उत्तराखंड। जी, तो ये जो सवाल है कि जनता नेता ही चाहती है, तो और आप बात कर रहे हैं कि 2 साल में लीडर आपका बदलेगा, नेता बदल जाएगा, तो कैसे जनता विश्वास करेगी कि ये हमारा नेता सही है या इस पे विश्वास करना चाहिए? देखिए, अभी तक इस देश में नायक पूजा पर ही काम हुआ है, लेकिन हम लोग का जो ये सारे जो धोखे खाए हैं, हमारे जो इस आंदोलन ने, इस देश का जो मेहनत कश मूल निवासी है, जो बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो बदहाल फटेहाल हालत में आज भी इसीलिए है कि उसके पास कोई संस्थान आज तक नहीं बन पाया। और बीच में कुछ सालों से अगर हमारी राजनीति तैयार हुई तो वो भी नायक पूजा पर आधारित हो गई, इसीलिए हमने धोखा खाया। तो आज हम लोग के जितने भी जो विद्वान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने पिछले 40 सालों के अनुभव में ये देखा कि ये रास्ते से हम लोग अपनी मंजिल पे नहीं जा सकते, क्योंकि एक व्यक्ति आपको कभी भी या मजबूरी में आ सकता है, या दबाव में आ सकता है, या लालच में आ सकता है, या प्रभाव में आ सकता है, तो वो समाज को धोखा दे सकता है। इसलिए यहाँ पर संस्थान खड़ा किया गया है और हम लोग अभी
प्रशिक्षण के स्टेज में हैं। हम लोग अपना काम अभी कर रहे हैं, ताकि अभी तो समाज को ये मालूम ही नहीं है कि हमें किस रास्ते चलना है, कैसे चलना है, एक भटकाव की स्थिति में। क्योंकि पिछले 40 साल के आंदोलन के दौरान यही हुआ है, बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है रहनुमा बनकर। तो इसलिए रहनुमा बनकर समाज का या देश का भला नहीं हो सकता है, इसलिए ये लोकतांत्रिक सिस्टम पर आधारित पार्टी बनाई गई है। दूसरा, इसमें आइडियोलॉजी हमारी लीडर है, हमारा जो लीडर है यहाँ पर विचार है, और तरीका हमारा लोकतांत्रिक होगा। अच्छा, ये हमें अभी ये देखेंगे, थोड़ा आगे आइए, देखेंगे कि किसानों के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, युवाओं के और विद्यार्थियों के जो मुद्दे हैं, रोज़गार नहीं है इस देश में। खासकर अभी किसानों का मुद्दा वो सामने आया है। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं सर बिजनौर से। किसानों को, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव धीमान है और मैं बिजनौर में जिलाध्यक्ष PPID। ये किसानों का जो आंदोलन चला है, आप देखेंगे कि पूरे 70 साल से किसानों की समस्या जस की तस है, और सरकार तो अभी किस प्रकार से धोखा दे रहे हैं किसानों को। तो किसानों को लेकर के और महिलाओं को लेकर के क्या आपकी राजनीति में क्या स्कोप है, और किस तरीके से आप किसानों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? सर, हमारी राजनीति में एजेंडा केवल किसान और महिलाओं का ही नहीं है। भारत का 90% जो मूल निवासी समाज है, बाबा साहब और उनसे पहले ज्योतिबा फुले साहब ने भी कहा कि जब तक भारत का मूल निवासी समाज, जिसमें किसान भी आता है, और क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही कृषि पर टिकी है, यहाँ का मुख्य आधार जो इनकम का सोर्स रहा है, जीविका का सोर्स रहा है, वो रहा है कृषि। और कृषि की बदहाली का कारण ये है कि हमेशा पहले भी कहा गया है कि चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम ने कहा, जब तक आप फंडी और पाखंडी के जाल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। सारी सरकारों ने किसानों को तो मरने के लिए छोड़ दिया है। ये तो बातें होती है, मतलब ये अच्छी राजनीति में ये बातें जो है कि ये देश जो कृषि प्रधान देश है, कृषि से ही हमारा मतलब रीढ़ की हड्डी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी पार्टी किसानों को लेकर के क्या चीज़ें लेकर के? किसानों के लिए विशेष और महिलाओं की संख्या के आधार पर 50% की भागीदारी प्लस किसान का, अगर आप पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हैं तो उसमें क्लियर तौर से, साफ तौर से लिखा हुआ है किसानों की, और किसानों के साथ साथ विद्यार्थी, मजदूर वर्ग, सबके उत्थान के लिए उन्होंने एक मैनिफेस्टो में अपना जगह दी हुई है। और भारत पार्टी का जो संविधान है वो भी इस बात को कहता है कि यहाँ सभी को लेकर के चलना है। 90% जो समाज, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको बराबर की हिस्सेदारी और उनके क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है। हमारे साथ यहाँ पर और कई भी साथी यहाँ पर हमारे बीच है। कहाँ से आए सर आप? पंजाब से। क्या नाम है आपका? हंसराज समरा। अच्छा, थोड़ा आगे आइए। पंजाब से है आप। अभी पंजाब में भी चुनाव हुए हैं विधानसभा के, और आपके पार्टी ने वहाँ कंटेस्ट किया है, और पंजाब में 30% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का है, इसलिए मुझे इससे भी ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। हम लोग ये समझ रहे थे कि 30% पॉपुलेशन पंजाब में है, लेकिन माने और बता रहे कि इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। और लगातार वहाँ केजरीवाल मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम उछाल रहे हैं, वहाँ पर उनकी सरकार भी बनी है। तो क्या देखता है आप, शेड्यूल कास्ट एक मतलब जो उच्च वर्णीयों को मतलब चुन कर ला रहे हैं, वहाँ पर मतलब अम्बेडकरवाद फेल हो रहा है क्या? अंबेडकरवाद फेल नहीं हो रहा। एक्चुअली जी पॉपुलेशन हैगी आ मालवा की, वो सबसे ज़्यादा इलिटरेट है। इलिटरेट होने के साथ जो मीडिया का प्रभाव है उसको कबूलती है, तो हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार भी वो कम है, इसलिए वो दूसरी पार्टी को चुन लेती है। आप कहाँ से हैं? हम पंजाब से हैं। क्या नाम हुआ आपका? कर्मजीत सिंह। ये जो मैंने अभी सवाल पूछा है कि क्या वहाँ पर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 30% से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट को अपनी राजनीतिक शक्ति का एहसास नहीं है? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है। जिन्ना चिर साडे बाबा साहब दी विचार घर घर नहीं जाती, उन्ना चिर वो इदां ही की कहते भटकते फिरते रहते हैं। तो ਇਹਦਾ PPID। तो आप कैसे एहसास दिलाएंगे अगर उनको एहसास नहीं राजनीतिक शक्ति का, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी? तो आपका क्या स्टैंड है इसको लेकर? इसके लिए हमारा स्टैंड है कि घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर इसका अभियान चला रहे हैं PPID के माध्यम से। तो बड़ा तेजी ना काम चलूगा। हाँ, यकीन है सानू भी आने वाला समा PPID लिए वधिया होगा, आवाम से भी वधिया हो, तो बाबा साहब की जो विचारधारा वो लागू होगी, ये कोई शक नहीं। अच्छा, कहाँ से आए सर आप? मैं यूपी से आया हूँ, मूल निवासी नंदलाल बौद्ध, और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट का। उत्तर प्रदेश से आए हैं आप? अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो अभी देख रहे हैं हम क्या हालत है।
जो बहुजन राजनीति वहाँ पे हो रही थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। समाजवाद की राजनीति भी अभी मतलब ये कह रहे थे कि अखिलेश भी आने वाले था, मतलब इसमें थे, वो भी नहीं आ पाए हैं। जिस तरीके से एकदम आश्चर्यजनक वहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन आया है, और आप भी वहाँ पर थे, चुनाव लड़ रहे थे, तो कैसे देख रहे हैं आप? क्या वहाँ पर भी अभी जो अम्बेडकरवादी राजनीति है उसका अस्त हो रहा है क्या? अस्त क्या, दरअसल हुआ यूँ कि जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर हमारे जो मूल निवासी समाज के तमाम पार्टियां, जिसे बहुजन समाज पार्टी, मैं बहुजन समाज पार्टी संस्थापक सदस्य परिवार से भी रहा हूं और जिला सचिव भी रहा हूं, काम भी किया हूं, लेकिन मैंने देखा कि जो महापुरुषों का मूवमेंट था, उस मूवमेंट से ये हमारी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं वो हट गई हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक ऐसी पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी बनी है भारत में कि इस देश के जो 90% जनसंख्या है उसको इस देश से आज़ादी दिलाना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कहने का आज़ाद हुआ। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हमारे समाज में शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हक अधिकार छीना जा रहा है, चारों तरफ हमारे लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, धर्म की राजनीति देश में हो रही है। तो ये सब हम लोग हटाकर अपने मूल निवासी बहुजन समाज को बताकर, उनको चेतना लाकर इस देश में समता, सुतरा, बंधुत्व, न्याय लाकर इस देश में उनको हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है, तो ये आने वाले समय में आपकी इस ट्रेनिंग के माध्यम से क्या राजनीति में कुछ सुधार होने वाला है? आपकी पार्टी जो मतलब इस देश में अभी नई ताकत बन के सामने आ रही है, ऐसा आप लोग बता रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से जनता ये आशा करेगी कि उनकी कोई अधिकार या फिर भारत का संविधान, इसकी सुरक्षा होने वाली है? हम लोग बराबर लगे हुए हैं, हम उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो चुनाव लड़े, हमारे साथी लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिला और हमारे विचारधारा से लोग प्रभावित हुए, पार्टी के विचारधारा से, नीतियों से प्रभावित हुए। रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ता, साथी, अनेक पदाधिकारी जो देश भर से यहाँ पर नागपुर में उनका जो ट्रेनिंग था उस ट्रेनिंग के लिए आए थे और अपने पार्टी के बारे में जो उनका अपना विश्लेषण है वो रख रहे थे। कि राजनीति आप देख रहे हैं और देश की भी राजनीति देख रहे हैं, अभी बहुजन राजनीति का जो यहाँ पर मतलब स्थिति बन गई है पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर आप किस प्रकार से स्टैंड कर रहे हैं? अगर आप पीपीएडी की बात करते हैं और जो आपने अभी कहा कि बहुजन राजनीति पार्टियां जो हैं उनका क्या हाल है, दरअसल आपका पहले सवाल था हमारे प्रत्याशी से कि अखिलेश या कोई और संविधान की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेकर के बात करते हैं, लेकिन आपने एक बात देखी होगी ना, एक हाथ में वो संविधान लेकर के बात करते हैं और एक हाथ में उनके हथियार होता है। तो हथियार और संविधान साथ साथ नहीं चल सकते ना। और अभी तक देश में हो चाहे प्रदेश में हो, आपने कहा कि अम्बेडकर साहब का नाम लेकर के लोग चल रहे हैं। अम्बेडकर साहब का नाम लेकर चलना अलग बात है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना अलग बात है। बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए और जनता का शासन जनता के द्वारा होना चाहिए। ये पार्टी वो काम करने के लिए आई है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो अधिकतर तो उन प्रत्याशियों को टिकट देती हैं जो भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, और वो अपने अपराध को छुपाने के लिए चुनाव क्षेत्र में आते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करके वो अपना अपराध भी छुपाते हैं और फिर पैसा भी कमाते हैं। ये पार्टी ये ऐसा मतलब मील का पत्थर साबित होगी कि जो बगैर पैसे के लोग चुनाव जीत करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम पब्लिक को जगाने वाले लोग हैं और पब्लिक को प्रशिक्षित करेंगे। अभी पब्लिक को प्रशिक्षित ही नहीं किया गया, जनता को बताया नहीं गया कि लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आपके हक अधिकार क्या है, संविधान क्या है। अभी तक तो जितनी भी सरकारें बनी हैं देश में, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे और जितनी भी सरकारें बनी हो, वो संविधान के विरोध में काम करने वाली सरकारें बनी है। एक भी सरकार ने संविधान के पक्ष में काम नहीं किया। अगर संविधान के पक्ष में काम किया होता तो ये 5 किलो अनाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी को, सभी को रोजगार मिल गया होता, सभी को रहने के लिए घर मिल गया होता। भाई किसी को 5 किलो राशन नहीं चाहिए ना, आप उनको रोजगार दो, अच्छे से अच्छा राशन खाएंगे, अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से अच्छा मकान बनाएंगे। ये वो व्यवस्था नहीं करते ना। वो जानते हैं कि जितना हम इन लोगों को गरीब रखेंगे, जितना हम इन लोगों को कमजोर रखेंगे, तब तक ये हमारे पाँव पकड़ते रहेंगे, हमारे सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे। उनका उद्देश्य ही है। देश की जो राजनीति है एक तरीके से मतलब आइडियोलॉजिकल राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व की राजनीति लगातार इस देश में हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, बहुजन राजनीति खत्म हो रही है, उस आइडियोलॉजिकल राजनीति की एक दूसरी आइडियोलॉजिकल राजनीति सामने आ रही है हिंदुत्व के नाम पर।
ठीक है। तो ये हिंदुत्व की राजनीति जो पूरे देश में कैप्चर कर रही है, पूरे देश को, पूरे सत्ता के गलियारों को, और लगातार आप देख रहे हैं कि निजीकरण के माध्यम से उनका बड़ा एजेंडा है। निजीकरण के माध्यम से हर चीज़ को, जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार के कब्जे में या सरकार के द्वारा देश को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, उसको एक तरीके से कुचल कर आगे बढ़ रही है। अभी उसी को, वो हिंदुत्व की राजनीति को आगे ले जाने के लिए अभी कश्मीर फाइल का भी मुद्दा सामने आया है। तो लगातार ये जो आइडियोलॉजिकल राजनीति जो अटैक के रूप में सामने आ रही है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? कैसी स्थिति, मतलब आपकी पार्टी वहाँ पर क्या स्टैंड कर रही है? देखिए, जो धार्मिक भावनाएं होती है ना, वो बहुत संवेदनशील होती हैं, वो लोगों की बड़ी संवेदना को छेड़ती हैं। और इसी बात का ध्यान रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने धर्म को राजनीति से बहुत अलग रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म राजनीति से अलग होना चाहिए। धर्म व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होता है, राजनीतिक मामला नहीं हो सकता। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं और जिन राष्ट्रों में धर्म हावी हुआ है, उन देशों की क्या स्थिति हुई है। और जो आज हमारे देश में धर्म की राजनीति चल रही है, अगर ये पब्लिक ना जागी, ये जागरूक ना हुई, तो वही आलम यहाँ होने वाला जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वगैरह वगैरह जहाँ हो रहा है। तो ये धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वो हमारा अपना अलग मामला हो सकता है धर्म का, वो, और ये सिर्फ भावनाओं को छेड़कर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। कश्मीर फाइल्स का इस समय लाना, जो चुनाव हुए और जो चुनाव में इन्होंने धांधलियां की हैं, उन धांधलियों पे लोग सवाल ना कर लें, इसलिए वो मामला उन्होंने छेड़ा है। ये जानबूझकर ये सारे मामले उठाते हैं, एक मामले को दबाने के लिए दूसरा धार्मिक मामला उठा देते हैं। ये इनका मेन, उनके फेवर में चला जाता है, उनके फेवर में चला जाए, ऐसा ही। तो देखेंगे आपकी कार्यकर्ता बड़े आक्रोशित भी है और एक नई ऊर्जा के साथ इस पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो पार्टी है, समाज का प्रतिनिधित्व, अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। और कई साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम श्रीकांत मंजर है और मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ। अच्छा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सुनने को मिला है कि आपके जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने ऐलान किया है कि विधायकों को वहाँ पर घर मकान देंगे। हाँ, क्या ऐसा कोई विधायक है महाराष्ट्र में जिनके पास मकान नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी विधायक बनता है वो तो पहले ही उनके लिए सिस्टम कर लेते हैं कि अपने घर के लिए। गरीब कोई घर नहीं, गरीब वहाँ पर कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वो किया है। अभी महाराष्ट्र में भी इतनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जिनको घर नहीं है, बेचारे लोग फुटपाथ पे रहते हैं, उनकी कोई मतलब सूद नहीं है सीएम को। और वहाँ पर देख रहे हैं कि जो विधायक ऑलरेडी करोड़पति है, उनको घर देने के बाद सीएम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? एक तरह से वो गरीब को गरीब और श्रीमंत, मतलब अमीर को अमीर कर रहे हैं। ये एक तरह से गलत राजनीति कर रहे हैं। हम लोग जो पीपीआईडी के जो लोग हैं, वो एक तरह से सब लोगों का मतलब सोच रहे हैं। जैसे गरीब को और उनका सोच रहेगा कि वो गरीब रह रहे हैं तो उनको अमीर करेंगे, उनको उस तरह से एजुकेटेड करेंगे, उनको उस तरह से रोज़गार देंगे, उनको उस तरह से एजुकेशन देंगे। तो आज के सिस्टम में उस तरह सा सिस्टम नहीं है। इसकी वजह खिलवाड़, मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है क्या? ये महाराष्ट्र के सीएम खिलवाड़ कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता के साथ। जो लोग ऑलरेडी बंगले में रहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों रुपए है, जिनके पास ऑलरेडी ऐसा पैसा है कि जो सामने नहीं आता, ब्लैक मनी है जमा किया हुआ, ऐसे लोगों को मकान देना हास्यास्पद नहीं है? जनता के ऊपर एक हास्य टीका नहीं है? ये हास्य टीका तो है, लेकिन पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक ने उनको लिए एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने, पब्लिक ने जो आपकी पार्टी इसके ऊपर क्या कर रही है? हमारी पार्टी लोगों में जाके चर्चा कर रही है संविधान के खिलाफ, संविधान के फेवर में, कि वो जो कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। कि संविधान में ये कायदे कानून होने के बावजूद भी वो खाली राजनीति में जो लोग रहे उनके बारे में ही सोच रहे हैं। वो जो गरीब जनता है, जो अनएजुकेटेड जनता है, उनके बारे में नहीं सोच रही है। तो हम लोग उनके बारे में भी सोचेंगे। अच्छा, कहाँ से आए सर आप? थोड़ा आगे आइए। जी, मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से हूँ। अच्छा जी। तो ये जो पीपीआईडी की राजनीति है उत्तर प्रदेश की, आप देख रहे हैं अभी चुनाव आपने लोगों ने लड़ा है वहाँ पर, और जिस तरीके से अम्बेडकरवादी राजनीति की जो हार हुई है वहाँ पर, तो कैसे देख रहे हैं? आप भी संविधान की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। विचारधारा की पार्टी ऑलरेडी वहाँ पर थी, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई है। तो कैसे देख रहे हैं आप स्टैंड कर पाएंगे वहाँ? देखिए, जो पहली बात तो आपने जो कहा कि वहाँ पे संविधान की राजनीति हो रही थी और धराशायी हो रही है। अखिलेश भी बाबा साहब की बात कर रहे थे, आपको याद होगा, संविधान हाथ में पकड़ करके वो। ऐसे बाबा साहब की बात तो सभी करते हैं, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। आप आम आदमी संविधान हाथ में पकड़ के बता रहे थे,
सभी लोग बाबा साहब को एक तरह से आइकन के रूप में दिखाते तो हैं जनता को, लेकिन बाबा साहब के जो एक्चुअल विचार थे, उनके जो सपने थे, जिस तरह से कि इस देश को जिस इधर ले जाना चाहते थे, जिस तरह से उन्होंने एक समाज समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, उस विचारधारा पे काम न करके बल्कि केवल और केवल ड्रामेबाजी और दिखावा करते हैं लोग। आप को इन गतिविधियों से देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होता है। कोई जो हमारे मूल मुद्दे हैं, संविधान हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की गारंटी देती है, इस पे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन वो कहीं लैपटॉप पे बात करेंगे, कहीं 5 किलो अनाज पे बात करेंगे, कहीं शौचालय पे बात करेंगे, लेकिन उनको अस्थायी रूप से जनता को खड़ा करने की बात नहीं करेंगे कभी। आप देखिए ना, किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, तो ये समझ लीजिए ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ऐसे ही ऑकेजनली नहीं आ गई है, इसके पीछे बहुत मंथन हुआ है। और इन पार्टियों का जो इस देश के पीछे जो राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, आप हो, या यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी हो और सपा हो, और भी तमाम पार्टियां हैं, जातिगत क्षेत्रगत पार्टियां हैं, ये सभी कि इनको इस देश से और इस जनता से, यहाँ के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरना, अपने ऐशो आराम में रहना और किसी भी हद तक अपने ऐशो आराम के लिए समझौते करना, बस यही इनकी राजनीति है। राजनीति वाली पार्टियां बन गई है ये एक तरीके से। कहाँ से आए हैं सर आप? जी, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेंद्र जामरे। ये जो अभी बहुजन राजनीति की एक तरीके से आपकी भाषा में बोला जाए तो मूल निवासी राजनीति की जो हार हो रही देश में देख रहा है कि एक तरीके से कोई भी पार्टी बहुजन समाज की कोई मतलब ये नहीं रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस राजनीतिक परिदृश्य को? जी, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर में जो हम लोग ये कहते हैं कि मूल निवासियों की राजनीति हो रही है, बहुजनों की जो राजनीति हो रही है, विचारधारा की जो राजनीति हो रही है, दरअसल ये बहुजनों की राजनीति नहीं हो रही है। अगर वो बहुजन की जो विचारधारा है, हमारे पुरखों की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर अडिग रहकर अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां अगर काम करती तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन इस देश के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टियां अभी जो पीपीआई है उसको छोड़कर वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर अडिग नहीं है, वो समझौतावादी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है और इसीलिए जो है उनका सत्यानाश हो रहा है। ये जातिगत पॉलिटिक्स जो हो रही है, ऐसा कोई एरिया नहीं जहाँ पर जातिगत राजनीति नहीं होती है क्या? ये अमिट हिस्सा बन गया है कि भारतीय राजनीति का? यस, आज के समय में जो है भारतीय राजनीति जो है वो कास्ट से प्रभावित है। तो इसको आपकी पार्टी कैसे ब्रेक करेगी? हमारी जो पार्टी है किसी कास्ट की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, ये जो है मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टी है। और मूल निवासी जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, ये किसी कास्ट का घोतक नहीं, अपितु इस देश के जो मूल निवासी है, भिन्न भिन्न कास्ट जातियों में बटी हुए जो लोग हैं, उनकी एक सामूहिक संकल्पना है, एक सामूहिक नाम है मूल निवासी, जिसको लेकर आज हमारी पॉलिटिकल पार्टी पीपीआईडी जो है काम कर रही है। आपने ये मतलब भारत के संविधान का प्रचार शुरू किया है। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है आपकी पार्टी की, थोड़ा सा बताएंगे हमारा दर्शक? मध्य प्रदेश में जो है अभी के समय में पार्टी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ग्रास रूट लेवल पर जो है हमारी जो पार्टी है वो काम कर रही है। चूँकि जो है इसके पहले जो पॉलिटिकल पार्टी मूल निवासी बहुजन समाज की जो अपने आप को मानते थे, जो काम करती थी, लेकिन उसके प्रति लोगों का सने सने जो है मोहभंग होते जा रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर स्टैंड हुई थी, वो पॉलिटिकल पार्टी अपने ही आइडियोलॉजी से अगर वो समझौता कर ले तो लोगों का भरोसा टूटना जायज़ होता है। इसलिए हम जब विजिट करते हैं या फील्ड में जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, तो लोगों का मोहभंग जो है उन पॉलिटिकल पार्टियों से होने लगा है। और लोगों को जब हम अपनी पीपीआई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम बताते हैं तो लोग उसके प्रति जो है वो आसान्वित होकर देख रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पुरखों की विचारधारा पर काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि इस देश के अंदर में जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी आई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अपने आप को अनुयायी मानते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो लोकतंत्र के पक्षधर थे और व्यक्ति पूजा के विरोधी थे। लेकिन जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी मानते हैं, वो लोग जो है लोकतंत्र के विरोधी हैं और अपनी पूजा पाठ और अपनी जय जयकार कराने में मस्त है। इसलिए लोगों का भरोसा उनसे टूटते जा रहा है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी पीपीआईडी है, ये व्यक्तिवादी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, टोटली जो है संस्थागत लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी है। और लोकतांत्रिक मुल्क में जो लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टी होगी वही जो है सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है और मूल निवासियों को शासन सत्ता में स्थापित कर सकती है, ऐसा हमें लगता है। और भी साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं। कहाँ से आए सर आप? थोड़ा यहाँ आइए। कहाँ से आए? हाँ, मैं झारखंड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर मंडल है। अच्छा, झारखंड से आए हैं। तो आप कैसी मतलब वहाँ पर आपकी जो पार्टी है वहाँ पर क्या काम कर रही है, क्या स्थिति है वहाँ पर पार्टी की आपकी?
देखिए वहाँ पर भी चुनाव हुए हैं, आपने वहाँ पर भी चुनाव कंटेस्ट किया है, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है वहाँ? जी, वहाँ पर जो है जो स्थिति है कि अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, तो लगता है कि वो हमारी सरकार है। वो हेमंत सोरेन जो हैं वो आदिवासी हैं और संताल से आते हैं, और वो हम समझते हैं कि मूल निवासी के लोग हैं, लेकिन वो जो है मूल निवासी का जो आइडियोलॉजी है, हमारे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। वो भी जो है कैसे काम नहीं कर रहे हैं सब? इसलिए काम नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, और कांग्रेस से गठबंधन किए हुए हैं। और कांग्रेस हमारे विचारधारा को पर नहीं चलने वाली पार्टी, को तो माने सवर्णों की पार्टी है, तो उस पर जो है मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जो है गठबंधन का प्रभाव होता है, और उसी के प्रभाव से काम करते हैं। इसलिए कहने के लिए है कि वो आदिवासी की पार्टी है, मूल निवासियों की पार्टी है, पिछड़े वर्ग की पार्टी है, लेकिन वो जो है उस ढंग से काम नहीं करती है। अभी हाल में एक घटना घटी थी साहेबगंज जिला में, एक रूपा तिर्की आदिवासी, वो मैंने पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसकी हत्या हो गई। अब उसको जो है आत्महत्या का रूप मैंने दिया गया, तो वो रूपा तिर्की जो है वो आदिवासी है, यानी मूल निवासी है, और उसको नहीं, और इस सरकार में उसको न्याय नहीं मिलता है, तो हम कैसे समझेंगे कि वो हमारी मूल निवासी की पार्टी है, हमारे पिछड़े वर्ग की पार्टी है। इधर हाल में जो है एक और घटना घटी है कि 1932 का खतियान जिसके पास में होगा वही इस देश का, इस राज्य का अस्थाई निवासी होगा। मतलब स्थानीयता तय किया गया 1932 के खतियान के आधार पर। अब 1932 के खतियान के आधार पर इस तरह तय किया जा रहा है, ये तो वो उन लोगों का इसके पीछे जो हाथ है जो जनरल में आते हैं, इसलिए कि उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आरक्षित वर्ग को ही इसकी आवश्यकता होगी। निवास प्रमाण पत्र जो है आरक्षित वर्ग के लिए होगी। ये जो है जो मैंने ये षड्यंत्र है, और ये इस षड्यंत्र में जो है उन लोगों का हाथ है जो हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये 1932 में अब हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और उस समय एक घोषणा हुई कि जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं, और जो भारत में रहना चाहते हैं पाकिस्तान से आ सकते हैं। तो 1947 में अगर वो व्यक्ति झारखंड में आए 1947 में, और 1932 का खतियान देखा जाना है स्थानीयता के लिए, तो वो जो है कहाँ का वो निवासी माना जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या हुई है, ये तो बहुत बड़ा दोष है। ये निश्चित रूप से उन लोगों का जो है हाथ है इसमें, जो पीछे से काम कर रहे हैं, और हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी के खिलाफ ये काम किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि 1931 के जनगणना के अनुसार झारखंड सरकार मूल निवासी के खिलाफ काम कर रही है सर। बिल्कुल काम कर रही है। हमारा जो है, अगर वो हमारे पिछड़े वर्ग की सरकार है, मूल निवासी की सरकार होती, तो 1931 की जनगणना के अनुसार जितना जिसकी जनसंख्या थी उस हिसाब से सबको जो हिस्सेदारी दे देनी चाहिए थी। वो तो कर नहीं रही है वो सरकार, जबकि उसके हाथ में है, अपने स्टेट में तो इतना कर सकती थी, वो नहीं कर रही है। कैसे हम मान लेंगे कि वो हमारी सरकार है? तो हम लोग जो है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान के अनुसार सबको आर्टिकल 16(4) में जो हम लोगों को अनुच्छेद में मिला है उसके हिसाब से सभी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो मिल नहीं रही है, तो हमारी लड़ाई बस हिस्सेदारी की लड़ाई है। जी हाँ। हमारे साथ और भी साथी हैं। कहाँ से आए मान्यवर आप, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलावर सिंह बसंत, और मैं उत्तर प्रदेश बिजनौर से आया हूँ। वापिस उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश से शायद बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देख रहे हैं और देश की भी राजनीति देख रहे हैं। अभी बहुजन राजनीति का जो यहाँ पर मतलब स्थिति बन गई है पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर आप किस प्रकार से स्टैंड कर रहे हैं? अगर आप PPAD की बात करते हैं, और जो आपने अभी कहा कि बहुजन राजनीति पार्टियां जो हैं उनका क्या हाल है, दरअसल आपका पहले सवाल था हमारे प्रत्याशी से कि अखिलेश या कोई और संविधान की बात करते हैं, संविधान हाथ में लेकर के बात करते हैं, लेकिन आपने एक बात देखी होगी ना, एक हाथ में वो संविधान लेकर के बात करते हैं और एक हाथ में उनके हथियार होता है। तो हथियार और संविधान साथ साथ नहीं चल सकते ना। और अभी तक देश में हो चाहे प्रदेश में हो, आपने कहा कि अम्बेडकर साहब का नाम लेकर के लोग चल रहे हैं। अम्बेडकर साहब का नाम लेकर चलना अलग बात है, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलना अलग बात है। बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए और जनता का शासन जनता के द्वारा होना चाहिए। ये पार्टी वो काम करने के लिए आई है।
जो दूसरी पार्टियां हैं वो अधिकतर तो उन प्रत्याशियों को टिकट देती हैं जो भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, और वो अपने अपराध को छुपाने के लिए चुनाव क्षेत्र में आते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करके वो अपना अपराध भी छुपाते हैं और फिर पैसा भी कमाते हैं। ये पार्टी एक ये ऐसा मतलब मील का पत्थर साबित होगी कि जो बगैर पैसे के लोग चुनाव जीत करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम पब्लिक को जगाने वाले लोग हैं और पब्लिक को प्रशिक्षित करेंगे। अभी पब्लिक को प्रशिक्षित ही नहीं किया गया, जनता को बताया नहीं गया कि लोकतंत्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आपके हक अधिकार क्या है, संविधान क्या है। अभी तक तो जितनी भी सरकारें बनी हैं देश में, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे और जितनी भी सरकारें बनी हो, वो संविधान के विरोध में काम करने वाली सरकारें बनी है। एक भी सरकार ने संविधान के पक्ष में काम नहीं किया। अगर संविधान के पक्ष में काम किया होता तो ये 5 किलो अनाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी को, सभी को रोजगार मिल गया होता, सभी को रहने के लिए घर मिल गया होता। भाई किसी को 5 किलो राशन नहीं चाहिए ना, आप उनको रोजगार दो, वो अच्छे से अच्छा राशन खाएंगे, अच्छे से अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से अच्छा मकान बनाएंगे। ये वो व्यवस्था नहीं करते ना। वो जानते हैं कि जितना हम इन लोगों को गरीब रखेंगे, जितना हम इन लोगों को कमजोर रखेंगे, तब तक ये हमारे पाँव पकड़ते रहेंगे, हमारे सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे। वो उनका उद्देश्य ही है। देश की जो राजनीति है एक तरीके से मतलब आइडियोलॉजिकल राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है। हिंदुत्व की राजनीति लगातार इस देश में हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, बहुजन राजनीति खत्म हो रही है, उस आइडियोलॉजिकल राजनीति की एक दूसरी आइडियोलॉजिकल राजनीति सामने आ रही है हिंदुत्व के नाम पर। ठीक है, तो ये हिंदुत्व की राजनीति जो पूरे देश में कैप्चर कर रही है, पूरे देश को, पूरे सत्ता के गलियारों को, और लगातार आप देख रहे हैं कि निजीकरण के माध्यम से उनका बड़ा एजेंडा है। निजीकरण के माध्यम से हर चीज़ को जो सरकारी क्षेत्र है, सरकार के कब्जे में या सरकार के द्वारा देश को चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, उसको एक तरीके से कुचल कर आगे बढ़ रही है। अभी उसी को हिंदुत्व की राजनीति को आगे ले जाने के लिए अभी कश्मीर फाइल का भी मुद्दा सामने आया है। तो लगातार ये जो आइडियोलॉजिकल राजनीति जो अटैक के रूप में सामने आ रही है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? कैसी स्थिति, मतलब आपकी पार्टी वहाँ पर क्या स्टैंड कर रही है? देखिए, जो धार्मिक भावनाएं होती है ना, वो बहुत संवेदनशील होती हैं, वो लोगों की बड़ी संवेदना को छेड़ती हैं। और इसी बात का ध्यान रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान निर्माता थे हमारे, उन्होंने धर्म को राजनीति से बहुत अलग रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म राजनीति से अलग होना चाहिए। धर्म व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होता है, राजनीतिक मामला नहीं हो सकता। आप देखेंगे दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं और जिन राष्ट्रों में धर्म हावी हुआ है, उन देशों की क्या स्थिति हुई है। और जो आज हमारे देश में धर्म की राजनीति चल रही है, अगर ये पब्लिक ना जागी, ये जागरूक ना हुई, तो वही आलम यहाँ होने वाला है जो अफगानिस्तान या पाकिस्तान वगैरह वगैरह जहाँ हो रहा है। तो ये धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। वो हमारा अपना अलग मामला हो सकता है धर्म का, वो, और ये सिर्फ भावनाओं को छेड़कर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। कश्मीर फाइल्स का इस समय लाना, जो चुनाव हुए और जो चुनाव में इन्होंने धांधलियां की हैं, उन धांधलियों पे लोग सवाल ना कर लें, इसलिए वो मामला उन्होंने छेड़ा है। ये जानबूझकर ये सारे मामले उठाते हैं, एक मामले को दबाने के लिए दूसरा धार्मिक मामला उठा देते हैं। ये इनका मेन उनके फेवर में चला जाता है, उनके फेवर में चला जाए, ऐसा ही। तो देखेंगे आपकी कार्यकर्ता बड़े आक्रोशित भी है और एक नई ऊर्जा के साथ इस पार्टी के साथ लगे हुए हैं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो पार्टी है समाज का प्रतिनिधित्व, अच्छा प्रतिनिधित्व करेगी। देखते रहिए MNT न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।